Hello everyone, welcome to Judiciary Gold YouTube channel. I am Sparsh Jain. I am the Center Head of Judiciary Gold Delhi and Gurugram Centers. एंड आज की इस वीडियो के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली सिविल लॉ 1 पेपर के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 2023 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था हिमाचल प्रदेश का, उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिविल लॉ 1 के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं एक और YouTube वीडियो में शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ, हमारे जुडिशरी गोल्ड चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने 2019 के 2019 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था उसके जो सिविल लॉ 1 के क्वेश्चन से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसा हमें पता है 2 मार्च को मैंने अभी मेंशन भी करा, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों की तैयारी बहुत स्पीड अप हो चुकी होगी 2 मार्च को, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 2 मार्च को तो अपना प्रीलिम्स ही है। प्रीलिम्स 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स हिमाचल का डिवाइडेड होता है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। एंड अभी हम सिविल लॉ 1 2023 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर हम सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद जुडिशरी गोल्ड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि जैसी न्यू वीडियोस आए तो तुरंत आपको पता चलती रहे। एंड प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थोड़ा फटाफट से अपने माइंड में वही सेम रूल जो हम फॉलो करते हैं, जैसी क्वेश्चन रीड करूंगा अपने माइंड में आंसर जरूर सोच के बैठना, मैं फिर मार्क करूंगा, ठीक है। Accused X, after committing murder, comes to his wife and discloses to her about the said murder. अब देखो, accused ने आकर के अपनी वाइफ को बताया कि मैंने मर्डर कमिट कर दिया। दिस इज व्हाट, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो क्या होता है ये? रेलेवेंट है, एडमिसिबल है? नहीं, इट इज रेलेवेंट बट इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल क्यों है? क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिकेशन का पार्ट बन गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ जाती है। सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस अगेंस्ट ईच अदर। उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर ये सेक्शन 120 में दिया हुआ है। हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और एक दूसरे के फेवर में भी, ठीक है। एंड ये कहां पे? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस बोथ 120 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा इधर रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following sections of evidence that propounds the admissions are not conclusive proof of the matters admitted? Admissions are not conclusive proof but they may operate as estoppel। ये रूल होता है, कहां दे रखा है? तो सिंपल सीधा सेक्शन 31, ठीक है। सेक्शन 31 में दिया हुआ है एडमिशंस आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, मतलब रिबटेबल होता है, पर अगर स्टॉपल बन गया तो फिर रिबट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। स्टॉपल के रूल आपको पता ही है ना, 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, 14, 15, 16 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द असर्शंस एंड रीजंस। तो असर्शन, रीजन, प्रोपोजिशन जैसे क्वेश्चंस हिमाचल में काफी क्वेश्चंस आते हैं। A lunatic is not incompetent to testify। भाई जो lunatic है वो competent होता है। All persons are competent to testify unless prevented from understanding the questions or cannot give rational or can give either are competent unless prevented by, हाँ ठीक से, unless prevented from understanding the questions or cannot give rational answers to the questions due to tender years, extreme old age or disease। So ये सारे ये बेसिकली कह रहे हैं कि ल्यूनेटिक भी कॉम्पिटेंट है और सब लोग कॉम्पिटेंट होते हैं जो कि क्वेश्चन को समझ सकते हैं और रैशनल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 118, हु मे टेस्टिफाई। सेक्शन 118 के अंदर ये रूल दिया हुआ है, नोट कर दो। तो इसका मतलब assertion भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राइट। हु मे टेस्टिफाई, anybody can testify who can understand the question and can give rational answer। सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A is on trial of murder of C।
there is evidence to show that C was murdered by A and B. तो बेसिकली ए का ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर के लिए, और एविडेंस है दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड डी, कि ए और बी दोनों ने मिलके मारा है। ड्यूरिंग द ट्रायल बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। अब ट्रायल में आकर के बी ने बोला मैंने और ए ने इसको मारा है, राइट। द स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट ए ओनली, रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट ए एंड बी बोथ, नॉट रेलेवेंट एट ऑल, इनएडमिसिबल। इट इज रेलेवेंट अगेंस्ट ए ओनली, क्योंकि ट्रायल तो सिर्फ ए का चल रहा है ना। एंड इसको क्या बोलते हैं, कंप्लिस एविडेंस। कहां दे रखा है 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। accomplice इज एन accomplice। और अगर आप इसको 132 के साथ रिलेट कर लो, 132 क्या कहता है कि अगर मैंने कोई एविडेंस दिया जो इनक्रिमिनेटिंग है तो मेरे को आंसर तो देना पड़ेगा, पर मेरे अगेंस्ट वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो 132 को भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो अपने इस आंसर को करने के लिए। वैसे सिंपल क्वेश्चन है कि बस इतना कह रहा है कि एक बंदा जो को-एक्यूज तो है बट एक्चुअली वो को-एक्यूज नहीं है, मतलब उसने साथ में मर्डर तो करा है पर ही इज नॉट एन एक्यूज इन द केस। तो अगर वो एविडेंस दे रहा है तो जिस जो एक्यूज है उसी के अगेंस्ट यूज होगा। वैसे भी एक एक्यूज दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट तो एविडेंस वैसे भी नहीं दे सकता, इसलिए एक्यूज का टैग हमें हटाना पड़ता है, इसलिए उसको accomplice बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। अच्छा प्लीज ये ध्यान रखना, प्री के अंदर अनट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, ये सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे आंसर गलत हो जाता है। अनट्रू पूछ रहा है कि कौन सा गलत है इसमें। इट इज मैंडेटरी प्रिजम्पशन, कॉन्क्लूसिव प्रूफ इज अ मैंडेटरी प्रिजम्पशन, सही है ये। इररिवर्टिबल होता है, ये भी सही है। कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिशन अलाउ एग्जिस्टेंस एविडेंस टू रिबट द प्रिजम्पशन, डिस्क्रिशन कोई होती है, रिबटल तो हो ही नहीं सकता इसका, दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट। तो अनट्रू पूछ रहा है, ये अनट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a document is transcribed from a copy of another document. So ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन समझते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ा उसको लिख लिया, एक्सपर्ट्स होते हैं इसके, उसको एज इट इज लिख लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो ट्रांसक्राइब्ड कॉपी बनी है कहां से, कॉपी ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल की फोटोकॉपी थी, उस फोटोकॉपी से ट्रांसक्रिप्शन कर ली, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसक्राइब्ड कॉपी इज प्रिपेयर्ड द सेम इज कंपेयर्ड विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल, कॉपी के साथ ही कंपेयर कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन को भी कॉपी के साथ कंपेयर किया गया, ओरिजिनल के साथ तो करा ही नहीं। Under the evidence transcription so prepared is primary evidence, secondary evidence, neither primary nor secondary. C is the right answer, क्योंकि भाई ओरिजिनल के साथ तो ना तो वो बनाया ना वो ओरिजिनल के साथ कंपेयर करा, तो इसका मतलब वो क्या है गया, ना तो वो सेकेंडरी है ना तो प्राइमरी है ऑफ द ओरिजिनल। यस, ये सेकेंडरी एविडेंस है ऑफ द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। कहां दे रखा है सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस 63 के अंदर सेकेंडरी है और 62 के अंदर प्राइमरी एविडेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये नोट करते रहे चलो, सेक्शन सी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इनकॉर्पोरेट द रूल ऑफ रेस जस्टिस, रेस जस्टिस कहां दे रखा है, आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। सेक्शन जहां से रेलेवेंसी स्टार्ट हो जाती है, सेक्शन 6 फर्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 6 रेलेवेंट फैक्ट का, ठीक है, रेस जस्टिस का उसमें रूल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद रिस्पेक्ट टू बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 104 क्या कहता है, जब एक फैक्ट को प्रूव करना है उसका बर्डन मेरे ऊपर है, उस फैक्ट को रेलेवेंट करने के लिए एक और फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, उसका बर्डन भी मेरे ऊपर ही होगा, ये होता है 104, ठीक है। चूज द करेक्ट रिस्पांस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द प्रोसिक्यूशन विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय वाई, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बाय डेथ। भाई प्रोसिक्यूशन को वाई का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना है, वाई की डेथ भी तो पहले प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव कर पाएगा। तो दोनों का बर्डन किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। कहां दे रखा है, सेक्शन 104 के अंदर। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट आप प्लीज अपने प्री के अंदर ऐसा मत करना कि जो पढ़ा और तुरंत उसको आंसर कर दिया, मतलब सारे ऑप्शंस देख जरूर लेना, इवन दो आप कॉन्फिडेंट हो बाकी अपने राइट आंसर पे, बट ऑप्शन देख लेने चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, say were otherwise provided by any other law for the time being in force under the Himachal Pradesh Act, Courts Act। तो हिमाचल प्रदेश, ये 9 क्वेश्चन हो गए एविडेंस के। अब यहाँ से कोर्ट एक्ट शुरू हुआ अपना। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन ऑल ओरिजिनल सिविल सूट्स द वैल्यू ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड। डिस्ट्रिक्ट जज की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, 1 करोड़। प्लीज इसका ध्यान रखना, आपको हो सकता है अलग अलग पेपर में इसके अलग अलग आंसर मिले,
पर राइट नाउ 2022 के अंदर अमेंडमेंट आई है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो ज्यूरिसडिक्शन बनाई है 60 लाख से 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो 1 करोड़ से ऊपर के डिस्प्यूट हाई कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक सीनियर सिविल जज का होगा कुछ आई थिंक 30 लाख से 60 लाख के बीच में, और सिविल जजेस का होगा अप टू 30 लाख के बीच में, प्लीज एक बार चेक कर लेना। बट आई एम 100% श्योर डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो पावर है, पेक्यूनरी लिमिट्स है, वो 1 करोड़ तक कर दिया गया है 2022 में। सो इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। मैं कोर्ट्स एक्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन डिस्कस कर चुका हूं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट अगेन following is being given power to confer the jurisdiction of small causes court to the court of civil judge for the trials of suit cognizable by small causes court up to the value of not exceeding 2000 rupees। स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो छोटे मैटर्स को डिसाइड करता है अप टू 2000 रुपीज तक के, ये कौन, सिविल जज को ही पावर दे दी जाती है स्मॉल कॉजेस की, तो ये कौन करता है, दिस इज डन बाय द हाई कोर्ट, ये सारा काम हाई कोर्ट करता है, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंडियन स्टैम्प एक्ट के ऊपर आइए, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं, हाँ अब तो हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट आएगा ना, वो देख लेना। Where in the case of any sale, several instruments are employed for completing the transaction. Choose the incorrect response given below. The principal instrument only shall be chargeable with the duty prescribed by the. So basically क्या कह रहा है, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड है, तो स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगेगी, प्राइमरी पे लगेगी, सेकेंडरी पे भी लगेगी, प्राइमरी पे तो लगनी ही है, मेन तो स्टैम्प ड्यूटी उसी पे होगी, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब के ऊपर 1 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है एज पर द हिमाचल प्रदेश एक्ट। तो यहाँ पर shall be chargeable with the duty of 1 rupee instead of the duty if any prescribed for it in the schedule। अदर इंस्ट्रूमेंट्स मतलब प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के अलावा, प्राइमरी के अलावा जो बाकी के एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर 1 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और जो प्राइमरी होगा मतलब प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर तो कंप्लीट जो शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है उतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से सीपीसी अपना स्टार्ट हो गया। Which of the following is not a suit of civil nature? Suit of civil nature section 9 CPC में दिया हुआ है, suit in which the right to property is contested, ये suit of civil nature होता है, not पूछ रहा है ये। Right to office is contested, ये भी होता है। suit relating to taking out religious procession, article 25 of the constitution से relate हो जाता है, again it is a suit of civil nature। suit against expulsion from caste, अगर किसी को कास्ट से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो फिर उसके ऊपर जो सूट फाइल होगा दैट इज रीइंस्टेटमेंट इनटू द कास्ट, दैट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, और ऐसा सूट फाइल कर ही नहीं सकते, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माफ कर देते हैं। तो दिस इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इसके ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता, सेक्शन 9 इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन असर्शन रीजन पूछ रहा है। असर्शन क्या है, सूट में बी बार्ड बाय फ्रॉम द A suit may be barred from the cognizance of civil court on the ground of public policy. A court should not continue matters injurious to or and against the public welfare। कह रहे सूट अगर पब्लिक पॉलिसी से अगर पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा है तो फिर कोर्ट उसको नहीं सुनेगा, और पब्लिक वेलफेयर को अगर अफेक्ट कर रहा है तो कोर्ट उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, बिकॉज दिस इज द पावर गिवन टू द कोर्ट टू डिसाइड द पर्टिकुलर सूट। लीगल राइट अगर मेरी है देन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी जा रही है तो कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी क्या लीगल राइट की वॉयलेशन हुई है या नहीं हुई है। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर काम नहीं करती है, राइट। तो इसीलिए बोथ आर अनट्रू, दोनों ही फॉल्स है, मतलब या बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप समझ गए। पब्लिक पॉलिसी से प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सेक्शन 9 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये सेक्शन 9 सीपीसी से रिलेट करता है ये वाला टॉपिक, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कवर्ड अंडर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा कहाँ रखा है, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अंदर, माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड, तो एक्सप्लेनेशन 4 में आपको ये मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा, ठीक है, सेक्शन 11 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव
correct alternative or assertion reason. Civil court jurisdiction should be readily inferred unless expressly provided under the statute. Again section 9 का क्वेश्चन है। कोर्ट की jurisdiction को प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इस कोर्ट की jurisdiction है, ये सेक्शन 9 में लिखा है। अनलेस बार्ड, या तो कहीं पे बार्ड हो, नहीं तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, भाई इसकी jurisdiction बनती है। There is no presumption in favor of the court's jurisdiction. अब ये गलत बोल रहा है, अभी उल्टा बोल रहा है ना, तो दोनों ऑपोजिट बात हो गई। इसका मतलब assertion right है, रीजन फॉल्स है। A is true, R is false. ऑप्शन नंबर C is the right answer। ठीक है, सेक्शन 9 CPC का क्वेश्चन है ये भी। तो 9 के देखो 3-4 क्वेश्चन आ गए लगातार, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे तो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ऑर्डर टू रूल 2, plaintiff P present his plaint in the court of original jurisdiction against defendant. The defendant resists the plaint, claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties in the United Kingdom. So basically सूट फाइल हो चुका है यूनाइटेड किंगडम में। After hearing the parties on rest subjudice, the court exercised the power contained in section 151 and stays the proceedings. 151 में पावर एक्सरसाइज करी, स्टे कर दी प्रोसीडिंग। क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। फॉरेन कोर्ट में अगर सूट पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबजुडिस नहीं लगता। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑर्डर, गलत ऑर्डर है ये। सेक्शन 13 सिर्फ तब लगता है, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी तब लगता है जब पहले डिसाइड हो चुका है, फॉरेन कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर दिया। पर ऐसे तो हुआ ही नहीं, सबजुडिस है। सबजुडिस मतलब पेंडिंग। तो ये जो ऑर्डर है इलीगल वॉयलेटिव ऑफ सेक्शन 10 नहीं, सेक्शन 10 नहीं लगना है यहाँ पर, तो इसलिए ए भी तो वैसे ही गलत हो गए। सूट पेंडिंग इन फॉरेन जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 17 का सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 18। In which of the following cases, अब देखो एक और फॉरेन जजमेंट पे आ गई, will not be conclusive where it has not been given on the merits of the case. So basically if you read section 13 CPC, वहाँ पे 6 ग्राउंड्स दे रखे हैं कि कब कब फॉरेन जजमेंट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं बनेगी। तो कह रहा है where it has been not given on merits of the case, ये भी एक ग्राउंड है। where the proceeding in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, where it has been obtained by fraud, तीनों ही फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, ये उसके ग्राउंड है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, अगेन 13 के जो 6 क्लॉजेज है ए बी सी डी ई एफ, उन सब के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस of a court with reference to pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court. So basically कह रहा है कि ऑब्जेक्शन ऑफ पेक्यूलियरी लिमिट्स की बात हो रही है। तो आई थिंक ये सेक्शन 21, आई थिंक सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी को रिलेट कर रहा है। शैल बी अलाउड बाय एनी एपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। सच एन ऑब्जेक्शन वाज टेकन at or before settlement of issues, there has been a consequent failure of justice। मतलब 1, 2, 3 ये तीनों ही सेक्शन 21 सीपीसी की रिक्वायरमेंट्स है। पर्टिकुलरली क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, जो उसमें क्लॉज आई थिंक पेक्यूलियरी लिमिट्स क्लॉज 2 में मिलेगा, क्लॉज 1 में टेरिटोरियल लिमिट्स है, आई थिंक क्लॉज 2 के अंदर पेक्यूलियरी लिमिट्स दे रखी है। तो इसका मतलब ऑल द 3 कंडीशंस मस्ट को एग्जिस्ट, तीनों ही कंडीशंस को एग्जिस्ट होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए, तभी आप हायर कोर्ट में, एपीलेट या रिवीजनल कोर्ट में इस बात को ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि सर नीचे वाले कोर्ट की तो पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन थी नहीं। ये बात मैंने नीचे भी बोली थी, इशू फ्रेमिंग से पहले बोली थी, और उसके बाद मेरे को फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ये बात अब आप अपील में बोल पाओगे अगर आपने तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी होंगी तो। कि पहले भी बोला था ट्रायल कोर्ट में, जल्दी बोला था, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिला, इशू फ्रेमिंग से पहले बोला था, एंड मेरे साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ। याद रखने 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं 21 की। Next question 20. Where the former suit was dismissed because of want of jurisdiction, the principle of res judicata will apply। प्रिंसिपल ऑफ res judicata कब लगता है, want of jurisdiction नहीं लगता। ठीक है, मतलब ये तो heard and final decided court must be, formal court must be competent, competent होना चाहिए ना। नॉन जॉइंटर पार्टीज पे नहीं लगता, मिस जॉइंटर पार्टीज पे नहीं लगता, लीव क्लेम बट नॉट ग्रांटेड इस पे लगता है। इनफैक्ट इसके लिए तो अगर आप एक्सप्लेनेशन नंबर सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 5 भी पढ़ोगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो रिलीफ क्लेम बट नॉट ग्रांटेड, पहले मांगा अब नहीं, फिर नहीं मिला, तो क्या सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हो उसी रिलीफ के लिए? नहीं कर सकते।
बार्ड है, रेजिडी काटा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपको एड्रेस दिख रहा होगा बार बार हर फाइल पे, जीटीबी नगर में हमारा दिल्ली का जुडिशरी गोल्ड सेंटर है। आप चाहो तो मेरे से वहाँ पे भी मिल सकते हैं, और अगर आप कोचिंग प्लान कर रहे हैं तो हमारे सेंटर पर ज़रूर विजिट करना। एंड अदरवाइज भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन योर जुडिशरी प्रिपरेशन, सो यू कैन मीट मी एट दिस सेंटर एंड दैट इज आवर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, where the appellant has withdrawn the appeal filed against a degree passed ex parte डिग्री पास हो गई और अपील फाइल कर दी उसके अगेंस्ट और उसको विड्रॉ कर दिया। द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9/13 शैल बी, 9/13 में क्या होता है, सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री शैल बी मेंटेनेबल। विड्रॉ कर लिया ना अपील, देखो रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन वैसे सी सही है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एक एक्स पार्टे ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद एक्स पार्टे जजमेंट पास हो गई, डिग्री पास हो गई, अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा दो, 9/13 की एप्लीकेशन लगेगी कि सर इस जजमेंट डिग्री जो एक्स पार्टी पास हुई है इसको सेट असाइड कर दो, या फिर आप अपील में चले जाओ, या फिर पहले सेटिंग असाइड में जाओ, वहां से रिलीफ नहीं मिले तो अपील में चले जाना। रादर क्या, अगर आप सीधा अगर अपील में चले गए तो फिर सेटिंग असाइड के लिए एप्लीकेशन मूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे रूल बनाया, अगर आप इसकी 9/13 की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये रूल मिलेगा आपको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन बनाया है कि अगर आपने अपील फाइल कर दी तो आप सेटिंग असाइड में नहीं जा सकते, लेकिन अगर अपील फाइल करी और उसको विड्रॉ कर लिया कि सर कोई बात नहीं मैं जा बाद में देखेंगे, तो फिर उस केस में आप सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा पाओगे, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया, डिसाइड नहीं हो पाई थी अपील, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड फॉर डील विद इंटरप्रीटर सूट। इंटरप्रीटर सूट कहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर 35, आई थिंक सीधा सीधा है ऑर्डर 35। 26 में क्या है, कमीशन। 27 में क्या है, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर। 33 में क्या है, सूट्स अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन और बाय सूट्स बाय अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन आ जाता है यहाँ पर ऑर्डर 33। 35 में क्या है, ये इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, यहाँ पे प्लेंटिफ कहता है कि सर मेरा तो कोई क्लेम ही नहीं है, एक्चुअल में तो दो डिफेंडेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब ये जो प्रॉपर्टी है ट्रू ओनर को मिल जाए, दैट इज हिज कॉज ऑफ एक्शन, राइट टू रिटर्न द प्रॉपर्टी टू इट्स ट्रू ओनर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्लीडर सूट। क्वेश्चन नंबर 23, अ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड वेयर अ पार्टी इज कॉल्ड अपॉन टू एडमिट फेल्स टू डिनाई। मतलब बेसिकली कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट की एडमिशन कब बन जाता है, a party is called upon to admit but fails to deny specifically or by necessary implication. Party is called upon to admit, fails to deny in the pleading, fails to deny in reply to the notice to admit the documents. तो बेसिकली कह रहा है कि एडमिशन कब बनता है, तीनों केस में बनेगा। पार्टी को बोला भैया तू तो एडमिट कर, डिनाई कर, और ना डिनाई कर रहा तो माना जाएगा एडमिट कर लिया, या फिर प्लीडिंग्स में उसने डिनाई नहीं करा उस डॉक्यूमेंट को, या फिर उसने जब उसको नोटिस दिया गया था, ऑर्डर 12 पढ़ना इसके ऊपर, एडमिशन के ऊपर, ठीक है। सो ऑर्डर 12 सीपीसी में आपको मिलेगा, नोटिस दिया उसने, उसको नोटिस के रिप्लाई में उसने डिनाई नहीं करा डॉक्यूमेंट को, तो इन तीनों ही केसेस में, इन ऑल द 3 केसेस एडमिशन बन जाएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट ऑफ सूट्स अंडर सीपीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अबेटमेंट कहां दे रखा है, ऑर्डर 22 सीपीसी के अंदर। नो अबेटमेंट पार्टी डेथ इफ द राइट टू सू सर्वाइव, ठीक कह रहा है। इन केस ऑफ मोर देन वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज देयर, डेथ ऑफ वन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट विल नॉट रिजल्ट इन अबेटमेंट ऑफ द सूट इफ द राइट टू सू सर्वाइव, ये भी ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये। In case of death of sole defendant where the right to sue survives, the court shall allow a legal representative of the said defendant to become party to the suit, ये भी ठीक है, एलआर उसका आ जाता है ना, पार्टी बन जाता है। The legal representative of deceased defendant will not be allowed to file an additional written statement or statement of objection even though such a statement or objection could have been raised by the deceased defendant। कह रहा है कि भाई जब एलआर आ गया, एक पार्टी की डेथ हो गई, उसकी जगह पे उसका एलआर सब्स्टिट्यूट हो गया ऑर्डर 22 के अंदर, अब वो कुछ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहता है, कोई एप्लीकेशन का ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, कोई और रिप्लाई फाइल करना चाहता है, जो अगर डिफेंडेंट जिंदा होता, मतलब वो पार्टी जिंदा होती तो वो कर सकती थी, तो वो एलआर भी कर सकता है, तो इसलिए डी गलत है।
इसमें लिखा है नहीं कर सकता, बट एक्चुअल में तो वो कर सकता है। जो पार्टी कर सकती थी वो उसका एलआर भी कर सकता है, क्योंकि अब एलआर उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो गया है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। 25, which of the following are not entitled to exemption from personal appearance under the CPC? CPC में कौन कौन लोग CPC में exempted नहीं है पर्सनल अपीयरेंस के लिए? प्रेसिडेंट exempted है, पब्लिक ऑफिसर को exempt करा हुआ है, women according to custom manner or not to be compelled in the public, so basically पर्दा नशीन लेडी की बात हो रही है, ये तीनों तो exempted है, member of parliament is not exempted, ठीक है, ministers exempted है, but member of parliament is not exempted। तो डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 133 सीपीसी के अंदर सीधा प्रोविजन दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर, ठीक है ये। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट, ये भी ठीक है। ऑर्डर 13 एडमिशन, यहाँ गड़बड़ है, एडमिशन अभी जस्ट मैंने बोला। ऑर्डर 12 के अंदर, ऑर्डर 12 में होता है एडमिशन, तो ये गलत है। डिस्पोजल ऑफ द सूट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑर्डर 15 में ही दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारे सही हैं। ऑर्डर 13 एडमिशंस के ऊपर नहीं है, एडमिशन ऑर्डर 12 में दिया हुआ है, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which of the following provision of CPC deals with the appointment of receiver? रिसीवर कहाँ दे रखा? ऑर्डर 40 के अंदर दिया हुआ, आई थिंक नो नीड टू रीड फर्दर। और 20 में क्या है? जजमेंट डिक्री। ऑर्डर 40 15 अभी पढ़ा, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। 16 में क्या है? विटनेसेस, समन टू विटनेसेस दे रखा है ऑर्डर 16 में। सो राइट आंसर इज ऑर्डर 40 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर दे रखा है ऑर्डर 40 के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। Next, question number 28. Choose the correct alternative. When the plaintiff omits to sue in respect or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue for the portion so omitted or relinquished. Order 2 Rule 2 पे आ गया, ये एक पोर्शन अगर पहले उसने relinquish कर दिया तो बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं? Every litigation must reach its finality, ये भी सही है। A and R मतलब assertion reason दोनों ही सही है। A and R are true and R is the correct explanation, बिल्कुल सही है दोनों, और R उसका सही रीजन है। तो ऑप्शन नंबर A is the right answer, ठीक है। Next, which of the following provisions of CPC deals with revision? revision कहाँ दे रखा है? 115 में, सीधा सीधा भाई याद रखना है। 113, 114, 115, 113 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ये पूछ सकते हैं, हमेशा याद रखना। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 115, ठीक है। नेक्स्ट, इनहेरेंट पावर कहां दे रखी है? आई थिंक सिंपल क्वेश्चन, और क्या पूछेंगे। 151 सीपीसी सेक्शन 64 सीपीसी में प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट क्या होता है? तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया कोर्ट ने, तो क्या आप उसको एलिनेट कर सकते हो? सब मेरी प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच कर रखी है, क्या मैं इसको बेच सकता हूँ? बेचूंगा तो वॉइड हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन, ये दे रखा है सेक्शन 64 में, वॉइड, so that is not a, ठीक है, that's a void transaction। obviously कॉमन सेंस पे भी सॉल्व हो जाता। which of the following section CPC makes it mandatory to serve notice in writing only? नोटिस जो होते हैं राइटिंग में होने जरूरी है, सेक्शन 143 is the right answer। ऑर्डर 32 सीपीसी में क्या दे रखा है? सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर और अनसाउंड, ये दोनों दे रखा है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ठीक है। ऑर्डर 32, अभी 33 पढ़ा था हमने, अब ये 32 में क्या, 33 में क्या इंडिजेंट, 32 में क्या है? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड अनसाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, अब यहाँ से सीपीसी अपना खत्म हुआ है, सारे के क्वेश्चंस तो शुरू हो गए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करा, कॉम्पनसेशन नहीं मांगा। If any such suit, the court is of the opinion specific performance or not ought to be granted and to do justice some compensation, ought not होना चाहिए वैसे यहाँ पे, or not to be granted and to do justice compensation for breach of contract should also be awarded to the plaintiff, या ठीक है ये भी। Choose the most appropriate response,
बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करा और कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पनसेशन भी देना चाहता है। तो क्या कॉम्पनसेशन को बाद में उसी केस में ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट होगा, ऑर्डर 6 रूल 17 सीबीसी के अंदर होता है, और प्रेयर के अंदर कॉम्पनसेशन को ऐड कर लिया जाएगा, सर प्लीज मुझे कॉम्पनसेशन भी दे देना। और दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 24 एसआरए के अंदर भी ये प्रिस्क्राइब्ड है, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो नो कॉम्पनसेशन कैन बी ग्रांटेड सिंस नो क्लेम, गलत है ये। नॉटविथस्टैंडिंग द क्लेम, कोर्ट कैन ग्रांट कॉम्पनसेशन, नहीं हो सकता। जब तक कॉम्पनसेशन मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉम्पनसेशन मांगोगे तो कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ती है। कोर्ट फीस पे नहीं करी, अब कॉम्पनसेशन कोर्ट क्यों दे देगा अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करके? प्लेंटिफ शुड बी अलाउड टू अमेंड द प्लेंट एट द अर्लिएस्ट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन, ये भी ठीक लग रहा है। Plaintiff should be allowed to amend the plaint at any stage of the proceeding claim compensation. This is the better option. Although C भी ठीक था, पर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि at any stage लिखा हुआ है। If you read section 24 of SRA, and इसको आप रिलेट करना ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी के साथ, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपने 34 हो गया, 35 पे चलते हैं। सेक्शन 20 एसआरए, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस दे रखी है सेक्शन 20 एसआरए में। 2018 अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है। याद रखना 2018 अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होती है, प्रोस्पेक्टिव होती है। पहले कहा था प्रोस्पेक्टिव होती है, अभी नवंबर में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कह दिया नहीं भाई रेट्रोस्पेक्टिव होती है। ठीक है, 2018 के अंदर जो है सारे की अमेंडमेंट आई है। सो राइट नाउ द लॉ इज कि इट इज रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, नवंबर की जजमेंट आई है। ओके, कितने दिन का नोटिस? तो बेसिकली पूछ रहा है कितने दिन का नोटिस देना होता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए? ब्रीचिंग पार्टी को 30 दिन का नोटिस देता है। आई थिंक नो नीड टू रीड फर्दर। सो 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। In case of substituted performance contract by a third party in accordance with the provisions of SRA, which of the following is incorrect? अब incorrect पूछता है, कौन सा गलत? After substituted performance, a claim of specific performance is maintainable. ये तो सही है। Substituted performance के बाद नहीं, ये पूछ रहा है incorrect। Substituted performance करवा ली तो क्या specific performance हो सकती है? नहीं हो सकती, ये तो incorrect हो गया। After substituted claim for compensation is maintainable, ये भी गलत है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस होने के बाद क्या सूट फाइल कर सकते हो कॉम्पनसेशन का? नहीं कर सकते। A party who suffers the breach would not be entitled to recover the expenses and costs unless has got the contract performed through a party or by its own agency. तो वो would not be entitled to recover the expenses and cost. तो expenses cost वो तब तक रिकवर नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और से परफॉर्म ना करवा ले। ये भी गलत है, इनफैक्ट तीनों ही इनकरेक्ट है। तो आई थिंक देयर इज सम इशू इन दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट की जगह यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, एंड देन डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटेड कुछ तो इसमें एरर है, अदरवाइज आई डोंट नो टाइपिंग एरर या क्वेश्चन में कुछ एरर था। देखो, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कराने के बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते, ये बहुत क्लियर रूल है। ये आपको 14 में भी मिल जाएगा और 16 में भी मिल जाएगा एसआरए के। आफ्टर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कॉम्पनसेशन नहीं सूट फाइल कर सकते। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस जब करवा रहे हो, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, अच्छा नहीं सही तो है, कॉम्पनसेशन इज मेंटेनेबल, ये तो सही है, हाँ ये करेक्ट है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बाद कॉम्पनसेशन कराया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा ली, क्या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, वहां पे कोई डिसअलाउड नहीं है। सो दिस इज आल्सो राइट, मतलब दिस इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बाद क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेंटेनेबल है? ये मेंटेनेबल नहीं है, इज मेंटेनेबल, ये इनकरेक्ट है। अच्छा नहीं, सही है, इसका मतलब सही क्वेश्चन सही है। आफ्टर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस क्लेम ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज मेंटेनेबल, इट इज नॉट मेंटेनेबल, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं फाइल कर सकते। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट, ये बोला इसका मतलब, हाँ ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। कॉम्पनसेशन फाइल कर सकते हो। पार्टी सफर्स वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, वो अपने एक्सपेंसेस कॉस्ट नहीं कर सकता अनलेस हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म
थ्रू आउट थर्ड पार्टी, वो अपने एक्सपेंसेस कॉस्ट रिकवर कर सकता है इवन दो उसने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवाया, मतलब नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद परफॉर्मेंस दूसरे से नहीं भी कराई तो भी चलेगा, अपनी एक्सपेंसेस कॉस्ट रिकवर कर सकता है। सो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अगेन देयर इज सम इशू इन दिस क्वेश्चन, ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। ठीक है, सो प्लीज इसका ध्यान रखना, सेक्शन 20 को अच्छे से पढ़ लेना, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, थोड़ा कुछ फ्रेमिंग में कुछ तो इशू लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सेक्शन 6 SRA पे आ गया, if any person is dispossessed without his consent of immovable property by the government in the exercise of law in force, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him by suit recover possession thereof, such suit be filed within, अगर सूट फाइल करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हो सकता है क्या, सेक्शन 6 में हो ही नहीं सकता, नो सूट कैन लाई अंडर सेक्शन 6 अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो सेक्शन 6 का सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं होता, याद रखना, प्राइवेट पर्सन के लिए हो सकता है, और 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है सेक्शन 6 SRA के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is incorrect with respect to 34 SRA? 34 में क्या, declaration, suit for declaration. Any person entitled to legal character or right as to any property may institute a suit against any person denying his title, ये सही है, incorrect पूछ रहा है फिर से, ये correct है। Court may have discretion make therein a declaration that he is so entitled, ये भी सही है। Plaintiff need not in such a suit ask for further relief, ये भी सही है, तो तीनों ही correct है। The court shall make such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so, ये गलत है, इसमें लिखा है the court shall not आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे shall है ना, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ये सेक्शन 34 का प्रोवाइजो है, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोर्ट shall not grant declaration unless further relief is claimed, अगर वो मांग सकता था तो, right, so that should be the right statement. Next, 39, which of the following provisions deals with perpetual injunction, कहाँ दे रखा है, section 38, I think सीधा provision 38 में perpetual है and 39 में mandatory injunction है। Okay, act applies for an injunction to prevent breach of contract, breach of contract के लिए injunction apply करा है, of which would not be specifically enforced, जिसका specific performance नहीं हो सकता, injunction मांग रहा है, हो सकता है क्या, इंजंक्शन भी नहीं हो सकता, मे ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं, मे ग्रांट मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं, शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट इंजंक्शन इन सच मैटर नहीं, शैल रिफ्यूज टू ग्रांट एन इंजंक्शन इन सच मैटर, मतलब जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं हो सकता, सीधा सीधा सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 38 क्लॉज 2 के अंदर आपको इसका रूल मिल जाएगा, 38 क्लॉज 2 के अंदर इसका रूल मिलेगा, प्लीज रीड कर लेना। ठीक है, और इसको आप रिलेट कर सकते हो, आई थिंक 41 या 42 के अंदर भी इसका रूल मिलेगा आपको। ठीक है, क्लॉज ई आई गेस, तो आप देख सकते हो सेक्शन 38 में भी दिया हुआ है कि इंजंक्शन तब मिलता है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, और आई थिंक 41 या 42 में दे रखा है जब इंजंक्शन ग्रांट, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा तो इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं हो सकता, आई थिंक इट शुड बी क्लॉज ई, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट, with respect to estoppel, which of the following is incorrect? अब again incorrect पूछ रहा है। estoppel aims to prevent fraud and secure justice, ये तो सही है। estoppel is the rule of evidence, ये भी ठीक है, कहाँ दे रखा है estoppel, 114, 115, 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, estoppel is applicable against a statute, ये गलत है, estoppel can never apply against the law, ये रूल हमेशा याद रखना है, estoppel कभी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं लगता, that means he is the right answer, ये incorrect statement है। next question, question number 42, 165 इंक्विजिटोरियल पावर देता है ना कोर्ट को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखो पहले शुरू में एविडेंस के क्वेश्चन से वापस एविडेंस के क्वेश्चन, द जज मे टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस, बिल्कुल सही है, सच क्वेश्चन मे बी आस्क्ड टू एनी विटनेस और पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट, बिल्कुल ठीक है, द क्वेश्चन आस्क्ड मस्ट बी रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली, ये गलत है क्योंकि लिखा हुआ है 165 के अंदर इट कैन बी रेलेवेंट और इररेलेवेंट, ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये गलत है, आंसर सी इज द राइट आंसर, रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट भी पूछ सकता है, लेकिन प्रोवाइजो में कहता है कोई बात नहीं अगर इररेलेवेंट चीजें पूछी हैं, पर जजमेंट के अंदर सिर्फ रेलेवेंट चीजों के बारे में ही कोर्ट लिखेगा, सो कोर्ट कैन आस्क इररेलेवेंट थिंग्स बट जजमेंट में
सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही मेंशन करेगा। ठीक है, अब अगर आप सेक्शन 168 पढ़ोगे ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, अभी मत पढ़ना, 2 मार्च के बाद पढ़ लेना, है ना। सो उधर देखोगे तो वहां पे वो इनरेलेवेंट वाली बात हटा दी है, इसके अंदर चेंज कर दिया है, अब वो रेलेवेंट कर दिया है। ठीक है, कि अब जज सिर्फ रेलेवेंट चीजें ही पूछेगा। तो एनीवे वो आप बाद में पढ़ लेना। फिलहाल आपको क्योंकि एविडेंस एक्ट आ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो आ नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is incorrect with respect to circumstantial evidence? The circumstances from which an inference is sought to be drawn must be cogently and firmly established. बिल्कुल सही कह रहा है। Those circumstances should be of a definite tendency, ये भी ठीक है। The circumstances must be unerringly pointing towards the guilt or innocence. ऐसे नहीं, guilt होता है, guilt होना चाहिए था, ना कि innocence। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था of the accused। That means ये पूछ रहा है incorrect again, C is the incorrect statement। ये शरद बिरदी चंद शारदा वाला केस के ऊपर पंचशील टेस्ट जहां पे दिया था वहां से निकाला ये। ठीक है, तो बाकी सब सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डिफेंस काउंसिल इंटेंड्स टू क्रॉस एग्जामिन एंड कॉन्ट्राडिक्ट द पर्सन। कॉन्ट्राडिक्शन का होता है 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, who lost the FIR before the police and who is called as a witness. The defense can do so only after showing the contents of the FIR. Without showing the contents of the FIR, if the judge's sole discretion to disclose the content of FIR, oral narration of the content दिखाना पड़ता है डॉक्यूमेंट को, फिर ही कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए। सो बेसिकली ऑपोजिट काउंसिल विटनेस को कह रहा है कि भाई तूने पहले तो ये बोला था, अब तू ये बोल रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन रेज करना चाहता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन को रेज करने से पहले उसको दिखाया जाए, देख तूने इसमें ये बोला था, अब तू ये बोल रहा है। सो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। तो ओनली आफ्टर शोइंग द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर, उसको वो कंटेंट को रेफर करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रडिक्शन रेज कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेलेवेंसी। किस पे रेलेवेंसी वाला जो रूल्स हैं वो नहीं लगते? चीफ पे लगते हैं। चीफ कैन बी ओनली विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंट फैक्ट्स। क्रॉस पे नहीं लगता, क्योंकि क्रॉस सिर्फ फैक्ट इश्यूज पे हो सकता है, रेलेवेंट से भी आगे जा सकता है, मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। री अगेन रेलेवेंसी पे रहता है, एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही आता है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर रेलेवेंसी की लिमिटेशन नहीं लगती है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी का ध्यान रखना है, बेसिकली क्रॉस का ध्यान रखना, क्रॉस के ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है रेलेवेंसी की। बेसिकली फैक्ट इशू पे केस चलना चाहिए, ये जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस प्रिविलेज कम्युनिकेशन। हिमाचल के अंदर केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक अभी हम पंचशील टेस्ट देखा, अब एक और क्वेश्चन आ गया, प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सीधा सीधा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैंडमार्क जजमेंट है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, नेक्स्ट 47, सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट में इज नॉट रेलेवेंट। कौन सा रेलेवेंट नहीं है? नॉलेज होता है, इलविल होता है, गुडविल होता है, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग, स्टेट ऑफ बॉडी, सॉरी क्या कहना, हाँ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग, ये 3 चीजें दे रखी हैं उसके अंदर। नॉलेज, इलविल, गुडविल तीनों दे रखे हैं, कैरेक्टर नहीं दे रखा। ठीक है, सो कैरेक्टर इज द राइट आंसर। कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट इन सेक्शन 14। कैरेक्टर की यहाँ पे नहीं दे रखा। ये आपको मिलेगा कैरेक्टर के ऊपर रूल्स सेक्शन 52, 53, 54, 55 के अंदर। ठीक है, which of the following is not covered as a relevant fact under section 8। सेक्शन 8 में क्या कवर नहीं हो रहा? मोटिव कवर होता है, कंडक्ट कवर होता है, प्रिपरेशन भी होता है, कॉज इफेक्ट नहीं होता। तो राइट आंसर इज टी, कॉज एंड इफेक्ट कहाँ पे होता है? रेलेवेंट सेक्शन 7 के अंदर होता है, 8 में नहीं होता कॉज इफेक्ट। ठीक है, 49, which of the following evidence act would cover the TIP। TIP कहाँ दे रखा है? I think no need to read further। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 9 के अंदर। TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ दे रखा है? सेक्शन 9 के अंदर रेलेवेंट होता है ये, जहाँ पे लिखा है फैक्ट विच हेल्प्स इन प्रूविंग द आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। तो आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन के अंदर रेलेवेंट हो जाता है सेक्शन 9 के अंदर। So with this we are on the last question of today's discussion। In which of the following cases, एक और केस यहाँ पर आ गया, सुप्रीम कोर्ट परमिट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है। ये लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई। याद रखना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल देसाई।
तो वी आर ओवर विद सिविल लॉ 1 के क्वेश्चंस। 2023 के भी हमने डिस्कस कर लिए। मैंने पहले भी बताया 2019 के सिविल लॉ 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जुडिशरी गोल्ड के यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर मैं सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ के भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी जल्दी जल्दी करो, रिविजन्स पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। जितनी बारी आप रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे। अपने आने वाले दिन के अंदर कोशिश करो हर 3-4 दिन में आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। बेरेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखो। देखो अभी भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं हिमाचल के अंदर बेरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आए नहीं है। फोकस करोगे पेपर निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।